हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम क्लास 11th के चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में डिटेल में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। अभी तक हमने फर्स्ट चैप्टर को डिटेल में स्टडी किया है। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोज़ को नहीं वॉच किया है तो जाकर के ज़रूर देखिएगा। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा सेकेंड चैप्टर। ये हमारा क्लास 11th का सेकंड चैप्टर है। आप सभी को पता है क्लास 11th का जो आपका सेकंड चैप्टर है उसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ये चैप्टर अब स्टार्ट करने वाले हैं। आप अगर नोट्स बनाना चाहें तो आप नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। आप इनको नोट्स बना सकते हैं यहाँ पे। तो हम क्लास 11th चैप्टर नंबर 1 ही है ये आपका। चैप्टर नंबर 1, सॉरी सेकंड है ये, फर्स्ट हम कर चुके हैं। आपका सेकंड चैप्टर है जिसमें हम, आपको पता है सेकंड चैप्टर आपका क्या है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूँगी कि अगर आपने पहले वाली वीडियोस को नहीं देखा है तो आप जा कर के देखिएगा। और आपको अगर अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। और ये जो वीडियोस मैं बना रही हूँ ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी, अगर आप क्लास 11th के बच्चे हैं तो भी, और अगर आप टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी। तो इनको स्टूडेंट भी देख सकता है, और क्लास जो आप टीचर बनना चाह रहे हैं, अगर आप टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए भी हेल्पफुल होने वाली है। तो इस चैप्टर को पढ़ते वक्त स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि उनके मन में ना बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जैसे मोनीरा को लेकर के, व्हाट इज़ मोनीरा, आपको पता लगेगा ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद। सेकेंड वास्तव मिस्टेक ही हो रही है मुझसे। तो आप जानेंगे यहाँ पर व्हाट इज़ मोनीरा, मोनीरा क्या होता है। आपके बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं, व्हाट इज़ मोनीरा, आप जानना चाहते हो कि मोनीरा क्या है, ठीक है। इसके अलावा आपको पता लगेगा प्रोटिस्टा क्या है, व्हाट इज़ प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा किसको कहते हो। आता है ना मन में कि प्रोटिस्टा, नाम आप देखते हो कहीं कहीं कि प्रोटिस्टा, ठीक है। प्रोटिस्टा आपको पता लगेगा। इसके अलावा और क्या आता है आपका, प्लांटी। अब प्लांट्स तो सुना है, लेकिन प्लांटी क्या होता है, प्लांटी क्या होता है ये भी आप इसमें जानेंगे। प्लांटी को लेकर के आपके मन में क्वेश्चन है। इसके बाद जो है आपको जो है एनिमेलिया, ठीक है, वो चलो वो ठीक है, एनिमल से समझ आता है कि हाँ चलो ठीक है। एक आता है वायरस, वायरस के बारे में आप बहुत अच्छे से जानोगे। वायरस के कहीं पर आपने नहीं पढ़ा होगा, आप बैक्टीरिया के बारे में पढ़ लेते हो, लेकिन वायरस लिविंग होता है या नॉन लिविंग होता है, इसके बारे में आपको पता लगेगा। वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग है, लिविंग है या नॉन लिविंग है, ये हम जानेंगे इसी चैप्टर में, ठीक है। लिविंग है या नॉन लिविंग है। इसके बाद व्हाट इज़ लाइकिन, लाइकिन क्या है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता लाइकिन क्या है, तो वो भी आपके जो है, इस तरह के सारे डाउट्स आपको इस चैप्टर को कंप्लीट देख लेंगे अगर आप इन वीडियोस को, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो बने रहना वीडियो में एंड तक। और अब हम जानेंगे इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स। तो आज हम इन सभी कॉन्सेप्ट्स को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। और इन सभी कॉन्सेप्ट को समझेंगे। साथ ही मैं आपको चैप्टर की इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस बताऊंगी, जितनी भी हमारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस रहेंगी, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, ठीक है। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस होंगी वो हम देखेंगे इसमें। इसके साथ साथ एग्जाम्पल्स, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स जो आपको पता होनी चाहिए, जो आपको टिप्स पे लर्न हो जाएंगे। अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देख लेते हो तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और क्या, एग्जाम ओरिएंटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स, ठीक है। तो वो चीज़ें आप यहाँ से कवर कर लेंगे। तो इस वीडियो को आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना हो और एंड तक बने रहना है, इसको कंप्लीट एंड तक देखना है, ताकि आपका जो चैप्टर सेकंड है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसके हर एक डाउट यहाँ से आपको क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। सबसे पहला कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता क्या है, ठीक है। तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन व्हाट इज़, जो आपका नाम है ना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, व्हाट इज़, अगर पहला क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन,
आपको वैसे नाम से समझ आ रहा है, बायोलॉजिकल मतलब कोई ना कोई लॉजिक यूज़ करके जितनी भी बायो है उसको जो है क्लासीफाई किया जा रहा है, ठीक है, लिविंग चीज़ों को क्लासीफाई किया जा रहा है। इसका आंसर क्या है? अभी देखो इसकी डेफिनेशन बनती है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, वो डेफिनेशन क्या बनेगी? अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो आप डेफिनेशन क्या कहेंगे? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है? सोचो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है? एक साइंटिफिक अरेंजमेंट होती है जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप्स में जो है डिवाइड कर देते हैं, क्लासीफाई कर देते हैं। और किसके बेसिस पे करेंगे कि हम देखेंगे सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़ कि उनके बीच में क्या सिमिलैरिटीज़ है और क्या डिसिमिलैरिटीज़ है, उनके बेस पे करेंगे। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन में आप कर सकते हो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज द आप अगर नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, साइंटिफिक इज अ साइंटिफिक अरेंजमेंट, क्योंकि साइंटिफिक अरेंजमेंट करते हैं इसमें, अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। आप उनको डिफरेंट ग्रुप्स में डाल देते हैं और वो किस पर बेस्ड होती हैं? बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज़। या तो आप सिमिलैरिटीज़ देखकर उनको क्लासीफाई कर देते हो, ग्रुप्स बना लेते हो, या फिर सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, ठीक है। तो सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस के बेस्ड पर आप ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर देते हो, ग्रुप्स बना देते हो। यही है डेफिनेशन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है? ये आपकी एक तरह से साइंटिफिक अरेंजमेंट होती है। आप ऑर्गेनिजम्स को उनके क्या है, उनके सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ के अकॉर्डिंगली आप उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हो। तो सिंपल है ये आपकी, ठीक है। जो जीवों में आप देखते हो सिमिलैरिटीज़ देखते हो, जीव जंतु में सिमिलैरिटीज़ देखते हो, या उनके बीच में जो डिफरेंसेस आप देखते हो, उनके बेसिस पर डिफरेंट ग्रुप्स में आप ऑर्गेनिजम्स को अरेंज कर देते हो और इसी को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। आई होप आपको एक क्लियर हो चुका होगा। जैसे आपका अगर बात करें एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे समझो अगर स्कूल में स्टूडेंट्स हैं, उनको आपने क्लासीफाई करना है, क्लास बनानी है, तो सेक्शन और रोल नंबर के अकॉर्डिंग आप अरेंज करते हैं ना, बच्चों को सेक्शन बना देते हैं, उसमें रोल नंबर्स बना देते हैं, इस तरह से उनको अरेंज करते हैं। तो इसी तरह से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ऑर्गेनिजम्स को भी इसी तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है, साइंटिफिक अरेंजमेंट की जाती है। सिमिलरली साइंटिस्ट जो है ऑर्गेनिजम्स को भी इसी तरह से जो है डिफरेंट ग्रुप्स में अरेंज कर देते हैं, जैसे आपके टीचर्स कर देते हैं बच्चों को अलग अलग सेक्शंस में, अलग अलग रोल नंबर्स दे देते हैं उनको, ठीक है। अब बात आती है कि ऑर्गेनिज्म, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, एक तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं, साइंटिफिक अरेंजमेंट करते हैं, साइंटिफिकली ऑर्गेनाइज करते हैं ऑर्गेनिजम्स को, इसकी नीड क्यों पड़ी है? तो व्हाट इज़ द नीड, व्हाट इज़ द नीड ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन? तो क्या ज़रूरत पड़ी है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की? नीड क्यों पड़ी है? क्या नीड है, क्या ज़रूरत है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करने की? तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। एक बार देख लेते हैं। आपको इसका आंसर पता होना चाहिए कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की नीड हमें क्यों पड़ी है, ठीक है। तो देखो दुनिया में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। क्यों पड़ी हैं? क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अगर हम ऑर्गेनिज्म को इंडिविजुअली स्टडी करेंगे, एक एक ऑर्गेनिज्म को पढ़ेंगे, जैसे मैंने इससे पहले वाले चैप्टर में आपको एग्जांपल दिया था कि अगर मैं आपको 10,000 ऑर्गेनिजम्स दिखा देती हूँ, ठीक है, तो और मैं आपको क्लासीफाई करने को बोलूँगी, तो आप किस बेस पे उनको क्लासीफाई करोगे? एक एक को तो आप नहीं स्टडी करने वाले, एक एक की जो है, एक एक इंडिविजुअल की जो है आप स्टडी नहीं करने वाले हो। तो वो आपके लिए, क्योंकि वो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा ना कि आप 10,000 जो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने में कितना टाइम वेस्ट करोगे, कितना एफर्ट्स लगेंगे उनकी कैरेक्टरिस्टिक जानने में, उनको फिर जानने में कि वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है, क्या उनका नाम है, साइंटिफिक नेम क्या है, पूरी लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो बहुत ज़्यादा डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा, बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है, बहुत एफर्ट्स लग जाएंगे। इसीलिए क्लासिफिकेशन से क्या होता है ना कि ऑर्गेनिज्म को आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो अगर आप उनको क्लासीफाई कर देते हो। तो इजीली आइडेंटिफिकेशन के लिए, आइडेंटिफिकेशन एक तो ये नीड है इजीली आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। और क्या है, जैसे सिमिलर ऑर्गेनिजम्स को अगर एक ग्रुप में रख सकते हैं इससे, ठीक है, वी कैन ग्रुप सिमिलर ऑर्गेनिजम्स
ठीक है। हम ग्रुप बना सकते हैं सिमिलर ऑर्गेनिजम्स का, और क्या कर सकते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के रिलेशनशिप भी समझ सकते हैं कि क्या क्या जो रिलेशनशिप है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बीच में। वी कैन अंडरस्टैंड द रिलेशंस बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इस तरह से देख लो। ठीक है, वी कैन अंडरस्टैंड द रिलेशंस बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। तो ये सब कर सकते हैं। इसके साथ साथ क्या बायोलॉजिकल स्टडी ईजी हो जाती है। इट मेक्स बायोलॉजिकल स्टडी ईजी। इट मेक्स बायोलॉजिकल स्टडी ईजी। ठीक है, बायोलॉजिकल स्टडी को ईजी बना देता है। तो ये रीजंस हैं कि हमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की नीड पड़ी है। आई होप आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज अ साइंटिफिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। और व्हाट इज द नीड फॉर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, देन वी कैन से दैट इट मेक्स अस eligible to easily identify the organisms, to make the groups of similar organisms and to understand the relation between different organisms, and it makes biological study easy for us। ठीक है, तो ये आपकी नीड है, ये ज़रूरत पड़ी है हमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। अब आती है बात टू किंगडम क्लासिफिकेशन। आपको पता है ऑर्गेनिजम्स का जो क्लासिफिकेशन है वो टू किंगडम के अंदर हुआ है। ठीक है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है। टू किंगडम क्लासिफिकेशन में दो आपके किंगडम आते हैं। एक आता है प्लांटी, आपको पता होना चाहिए, आप जान भी चुके हो प्लांटी। और सेकंड आता है आपका एनिमेलिया। तो ये आपके दो आते हैं किंगडम, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो देखो ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है ना, ये आपका सबसे पहले दिया था कैरोलस लिनियस ने। ठीक है, किसने दिया था, ये आपका गिवन बाय कैरोलस लिनियस ने दिया था। ठीक है, LINNAEUS, ये आपका कैरोलस लिनियस ने दिया था। और इसके अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको टू किंगडम्स में डिवाइड किया गया था। एक आपका प्लांटी था, सेकंड आपका एनिमेलिया था। तो कैरोलस लिनियस ने दिया था ये क्लासिफिकेशन आपका, और ये फर्स्ट टाइम दिया था। लेकिन इस क्लासिफिकेशन में ना कुछ प्रॉब्लम्स थी, और वो जैसे कैसे क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, समझो जैसे बैक्टीरिया था, फंगी था और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे, तो उनको प्रॉपरली प्लेस करना डिफिकल्ट हो गया था जब आपके प्लांटी और एनिमेलिया आए। क्योंकि प्लांटी में नाम से पता लग रहा है कि इसमें मोस्टली आपके प्लांट्स आ रहे थे, एनिमल्स आ रहे थे एनिमेलिया के अंदर। लेकिन जो और चीज़ें थी, जैसे छोटे छोटे जो टाइनी और ये बैक्टीरियाज हैं, फंगी है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, तो आप उनको कैसे क्लासीफाई करोगे। इसीलिए क्लासिफिकेशन सिस्टम में यहाँ पे चेंजेस किए गए थे, क्योंकि इनके अंदर जो है ना आपके बैक्टीरिया, फंगी एंड अदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इनको जो है एक प्लेस नहीं मिला था। डिडंट कह सकते हो आप, डिडंट गेट प्लेस इन दीज टू किंगडम्स, given by कैरोलस लिनियस। ठीक है, तो जो कैरोलस लिनियस ने ये आपको क्लासिफिकेशन दी थी प्लांटी एनिमेलिया, तो इसके अंदर जो है बैक्टीरिया, फंगी और अदर जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कोई जगह नहीं दी गई थी। इसी वजह से ये जो क्लासिफिकेशन है इसको डिनाई कर दिया गया, ये सक्सेसफुल नहीं रही। इस क्लासिफिकेशन में प्रॉब्लम्स देखने को मिली जो कि कैरोलस लिनियस ने दिया था। तो ये क्लासिफिकेशन याद रखना, टू किंगडम क्लासिफिकेशन आपका कैरोलस लिनियस ने दिया था, और ये सबसे पहला दिया जाने वाला क्लासिफिकेशन था, जिसके अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया कि या तो ऑर्गेनिजम्स आपके प्लांटी हैं या फिर एनिमेलिया हैं। ठीक है, इसके बाद आए थे हमारे RH विटेकर। ठीक है, उन्होंने हमें दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन
किंगडम क्लासिफिकेशन कब दिया था? इन 1969 गिवन बाय R.H. विटेकर। ये आपकी NCERT में दिया हुआ है, ठीक है, R.H. विटेकर ने दिया था, ठीक है। और इसमें जो है 5 किंगडम दिए थे आपको। इसमें क्या है? हु प्रोपोज्ड 5 किंगडम कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये इन्होंने ही दिया था, R.H. विटेकर ने दिया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो R.H. विटेकर ने दिया था। कब दिया था? 1969 में दिया था, ठीक है। इसको आपने भूलना नहीं है बिल्कुल भी। अब देखो 5 किंगडम्स में कौन कौन आ रहे थे? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आपका सबसे पहला आ रहा था मोनेरा, इन्होंने दिया मोनेरा, ठीक है। सेकेंड आपका आ रहा था प्रोटिस्टा, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, मोनेरा प्रोटिस्टा इनको भी पढ़ेंगे। फिर आ रहा था आपका फंगी, तो इन्होंने फंगी को प्लेस दे दिया यहाँ पे। अब जो पहले था टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो थी उसमें हमारा फंगी नहीं था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारा मोनेरा प्रोटिस्टा, उसके बाद फंगी आ रहा है, उसके बाद आ रहा है आपका प्लांटी। जो उन्होंने दिया था कैरोलस लिनियस ने दिया था वो इसमें भी है, इसमें प्लांटी भी है और इसमें जो है एनिमेलिया भी है, लेकिन इन्होंने जो है पहले 3 इनको ऐड किया, मोनेरा प्रोटिस्टा और फंगी को ऐड किया, ठीक है। तो ये इसमें डिफरेंस था कैरोलस लिनियस और R.H. विटेकर के बीच में। ये डिफरेंस था कि इन्होंने कैरोलस लिनियस वाले तो क्लासिफिकेशन को एक्सेप्ट किया ही है, इसके साथ साथ इन्होंने मोनेरा प्रोटिस्टा और फंगी के को भी ऐड कर दिया 5 किंगडम में, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन में मेनली ये कैरेक्टरिस्टिक्स कंसीडर की गई थी कि इनका जो जब ये क्लासिफिकेशन किया था तो क्या क्या चीज़ें देखी गई थी, जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है कंसीडर की गई थी। तो पहली चीज़ देखी गई थी सेल का स्ट्रक्चर, जो इनकी सेल है उनका स्ट्रक्चर क्या है, इन चीज़ों के ऊपर ये बेस्ड था आपका क्लासिफिकेशन। सेकंड चीज़ देखी गई थी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है इनकी, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये चीज़ें देखी गई थी। थर्ड देखा गया था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, किस तरह से न्यूट्रिशन ले रहे हैं ये, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और देखा गया था रिप्रोडक्शन, किस तरह से हो रहा है रिप्रोडक्शन। तो इन बेस्ड पर जो है ना, इन बेसिस पर जो है इनको क्लासीफाई किया गया था। और क्या था आपका, इसके अलावा रिप्रोडक्शन के अलावा एक और था कि इन्होंने देखी थी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो ये चीज़ें चेक करके इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाला कॉन्सेप्ट दिया था। ये दिया था R.H. विटेकर ने 1969 में। इनके नाम को आपने बिल्कुल नहीं भूलना है, R.H. विटेकर ने दिया था 1969 में। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इन्होंने ही ये 5 किंगडम कॉन्सेप्ट जो है क्लासिफिकेशन का प्रपोज किया था 1969 में। और इन्होंने जो है प्लांटी एनिमेलिया, जो कैरोलस लिनियस ने हमारी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी, उसी में इन्होंने बैक्टीरिया को, फंगी को और जो आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनको इन्होंने ऐड कर दिया। प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं, राइट, तो इनको ऐड कर दिया था। तो ये क्या है, एक तरह से उनका मॉडिफाइड वर्जन था, या कह सकते हो आपको मॉडिफाई भी किया था उन्होंने और एडवांस्ड भी किया था, ठीक है। कैरोलस लिनियस के जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसी को आगे बढ़ाया था R.H. विटेकर ने, ठीक है। तो पहली बार जो क्लासिफिकेशन दिया था वो आपने बिल्कुल नहीं भूलना है। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैरोलस लिनियस ने फर्स्ट टाइम जो क्लासिफिकेशन दिया था वो कैरोलस लिनियस ने दिया था। उसके बाद आए थे आपके R.H. विटेकर, और इसका टाइम भी मेंशन है NCERT में कि ये इन्होंने दिया था 1969 में, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ये था इम्पोर्टेंट, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया है। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब हम स्टडी करेंगे किंगडम मोनेरा को। जो हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देखी है उसमें हम मोनेरा को स्टडी करेंगे। मोनेरा क्या है, मोनेरा आप किसको कहोगे। तो मोनेरा के बारे में अगर हम बात करें, मोनेरा में प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ठीक है। तो ये मोनेरा को हम स्टडी करेंगे। मोनेरा के बारे में जानते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह जानते हैं, क्या होता है मोनेरा में। ये पहली बात आपको पता होना चाहिए, मोनेरा में प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं। तो इंक्लूड्स प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। आपको पता है और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी जो न्यूक्लियस
कोई मेम्ब्रेन नहीं होती जिनके ऑर्गेनेल्स जो है किसी भी मेम्ब्रेन से जो है ढके हुए नहीं होते हैं, ठीक है। इनमें होती ही नहीं है कोई कवरिंग वाली मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है। और जो न्यूक्लियस भी डिफाइन नहीं होता है इनका, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो लेकिन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी कि आप जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, ठीक है। ये जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के बने होते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कैरियोटिक टिक सेल्स, अब यूनिसेल्युलर होंगी ये मोस्टली, ठीक है। ये प्रोकैरियोटिक सेल्स के बने होते हैं। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स की डेफिनेशन देखें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं? प्रोकैरियोटिक देखो इनके नाम से ही पता लग रहा है, प्रीमिटिव, कैरियोटिक यानी कि पहले वाले, जो कैरियोटिक मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है। तो जिनमें ऐसे न्यूक्लियस होते थे जिनमें मेमोरी नहीं होती। प्रोकैरियोटिक सेल्स देखते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स आर द सेल्स in which the जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल इज नॉट एनक्लोज्ड, एनक्लोज्ड मतलब घिरे हुए होना, ठीक है। इज नॉट एनक्लोज यानी कि वो घिरे हुए नहीं होते बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इनके चारों तरफ जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसी सेल्स होती हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। दे लैक ट्रू न्यूक्लियस, इनके अंदर कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, दे लैक ट्रू न्यूक्लियस, ठीक है। और इन्हें प्रोकैरियोटिक सेल्स इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि इनके जो न्यूक्लियस होते हैं वो नहीं, इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। जो मटेरियल होता है न्यूक्लियस का वो ऐसे ही सेल्स के अंदर बिखरा होता है, जैसे ये न्यूक्लियस है ऐसे बिखरा होता है, कोई मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता है ये, ठीक है। ऐसे ही बिखरा होगा इसका जो न्यूक्लियस होता है इस तरह से होता है, ठीक है। इट लैक ट्रू न्यूक्लियस, इसलिए इसके अंदर कहते हैं कि ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। इसके एग्जाम्पल क्या क्या, प्रोकैरियोटिक जो आपके मोनेरा हैं इनके एग्जाम्पल क्या हैं? आप एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में इनमें आता है बैक्टीरिया, तो मेनली सारे बैक्टीरिया इनके अंदर आते हैं, ठीक है। और साइनोबैक्टीरिया इनके अंदर आता है, और आर्कीबैक्टीरिया, जितनी भी तरह के आपके बैक्टीरिया होते हैं मोस्टली सारे मोनेरियन के अंदर सारे आपके बैक्टीरिया ही होते हैं, बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये था हमारा मोनेरा के बारे में ये चीज़ें हैं। मोनेरा आपके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का हिस्सा है जो कि आर एच विटेकर ने दिया था 1969 में, और ये जो है आपका जो कैरोलस लिनियस ने दिया था उसमें इसका कोई भी विवरण नहीं था, कोई भी इसका इंट्रोडक्शन वहाँ पे नहीं दिया था, कुछ भी इसके बारे में नहीं बताया गया था। टू किंगडम क्लासिफिकेशन में इसका कोई जिक्र नहीं है मोनेरा का, ठीक है। और मोनेरा के अंदर सभी के सभी आपके बैक्टीरियाज आते हैं, आप समझ भी गए होगे एग्जाम्पल से। इनके अंदर बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है और आर्कीबैक्टीरिया है, तो सारे के सारे क्या हैं, इनके अंदर बैक्टीरियाज हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। मोनेरा के बारे में हमें सिर्फ इतना ही पता है, 11th क्लास में हमें इतना ही बताया गया है, ठीक है। आप एनसीईआरटी उठा के देखोगे इतनी ही नॉलेज दी गई है, बाकी जो है इसके बारे में आप फर्दर क्लासेस में पढ़ते हो। तो चलिए अब हमने पढ़ लिया मोनेरा के बारे में, आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में सेकंड जो किंगडम है वो है आपका चलो पहले बैक्टीरिया को डिटेल में देख लेते हैं, बैक्टीरिया के बारे में जानते हैं। बैक्टीरिया क्या होते हैं? बैक्टीरिया, इसकी डेफिनेशन अगर पूछी जाए बैक्टीरिया क्या होते हैं, एक सेकेंड को, बैक्टीरिया के बारे में आप क्या जानते हैं? बैक्टीरिया होते क्या है? बैक्टीरिया की अगर आपको डेफिनेशन देनी पड़ जाए तो आप क्या डेफिनेशन लिखेंगे? तो आपको पता है बैक्टीरिया क्या है, यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो आप कह सकते हो बैक्टीरिया आर यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये आपके यूनिसेल्युलर होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, प्रिमिटिव टाइप ऑफ इनके अंदर जो है न्यूक्लियस होता है, यानी कि न्यूक्लियस जो है इनका ट्रू न्यूक्लियस इनके अंदर नहीं होते हैं बैक्टीरिया के अंदर। और बैक्टीरिया बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होते हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होते हैं, इनमें ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। लिख लेते हैं पॉइंट्स, ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट, ठीक है। और क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी इनमें नहीं होते, तो मेम्ब्रेन बाउंड
ऑर्गेनेल्स आर ऑल्सो एब्सेंट। और क्या होता है, बट इनके अंदर जो है सेल वॉल देखने को मिलती है, सेल वॉल आर जनरली प्रेजेंट। इनके अंदर सेल वॉल देखने को मिलती है, मेम्ब्रेन नहीं, इनके अंदर सेल वॉल देखने को मिलती है। तो ये है बैक्टीरिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। ये आपको ख्याल रखना है कि जो ट्रू न्यूक्लियस इनके अंदर नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स इनके अंदर नहीं होते, वो भी एब्सेंट होते हैं, लेकिन सेल वॉल इनके अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा है बैक्टीरिया को लेके। आई हैव आपको समझ आ रहा होगा कि बैक्टीरिया क्या है। बैक्टीरिया वैसे है क्या, बैक्टीरिया आपकी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का एक पार्ट है जो आप जान चुके हैं, ठीक है। तो ये था इसके बारे में, बैक्टीरिया के बारे में। अब आपको पता है बैक्टीरिया की शेप्स के बारे में देख लेते हैं एक बार। बैक्टीरिया के एनसीईआरटी में आपको बताया गया है, बैक्टीरिया की शेप्स बताई गई हैं। बैक्टीरिया की शेप्स जो हैं कितनी टाइप की होती हैं। फर्स्ट है आपकी कोकस, COCCUS। मैं आप एनसीईआरटी का पोर्शन करा रही हूँ तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करा रही हूँ। ये आपके क्या होते हैं, राउंड शेप्ड बैक्टीरियाज। राउंड शेप्ड जो बैक्टीरिया होते हैं वो आपके कोकस कहे जाते हैं। सेकंड जो है आपका बैसिलस होते हैं, बैसिलस क्या होते हैं, ये आपके रोड शेप्ड बैक्टीरिया। रोड शेप्ड बैक्टीरिया आपके बैसिलस होते हैं। थर्ड होता है आपका वाइब्रियो बोल देते हैं जिसको, वाइब्रियो, ठीक है। ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ये आपका कोमा शेप्ड होते हैं, कोमा शेप्ड बैक्टीरिया। और फोर्थ होते हैं आपके स्पाइरिलम, स्पाइरिलम। ये जो बैक्टीरिया होते हैं स्पाइरल शेप्ड होते हैं, स्पाइरल जैसे स्पाइरल होती है ना उस तरह के स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया। तो हमने शेप भी देख ली। ये आपके बैक्टीरिया की जो शेप होती है ये आपके टोटल आपके 4 टाइप्स की हैं, ठीक है। और अगर आपको मैं बताऊं कि एग्ज़ाम में जो है किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मेनली आपके इनकी शेप से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चाहे आप स्टूडेंट्स हैं 11th क्लास के या फिर आप टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को पूछे जा सकते हैं। राउंड शेप आपसे पूछा जा सकता है, राउंड शेप बैक्टीरिया का नाम तो आपको बताना है, कोकस होता है, राउंड शेप होता है। आप इसको एक ट्रिक बताऊँ मैं, जैसे ये सी जो है इस तरह से हाफ होता है, सी राउंड जाके सी बनता है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हो कि राउंड शेप होता है। बैसिलस जो है रोड शेप होता है। बैसिलस में जैसे बी अगर आप बनाओगे तो बी इतना जाता है, ठीक है, बी ऐसे जाएगा ना, और अगर आप ऐसे कर देते तो रोड बन जाता है, आर बन जाता है। तो इस तरह से आप रख सकते हो अगर नाम से ट्रिक अगर आपको देखनी याद रखनी है तो, ठीक है। और जो आपकी वाइब्रो की बात करें तो ये कोमा शेप्ड। अब देखो ऐसे भी बनाते हैं ना, अब ये क्या है, कोमा, ठीक है। इस तरह से आप नाम से याद रख सकते हैं इनकी शेप को। वाइब्रो कोमा शेप्ड है। और स्पाइरल तो स्पाइरल नाम से ही समझ आ रहा है कि स्पाइरल होगा, ठीक है। तो आप इस तरह से जो ट्रिक्स भी बना करके इनको लर्न कर सकते हो, याद रख सकते हो। मैंने सिर्फ ये आपकी हेल्प के लिए बताया है कि इस तरह से आप ट्रिक बना के इनको याद रख सकते हो। अदरवाइज़ ये आपके ना एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं बैक्टीरिया से रिलेटेड। बैक्टीरिया यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ये सभी को पता होता है। इनविट्रो न्यूक्लियस नहीं होता, ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं रखते, और इनके अंदर जो है सेल वॉल देखने को मिलती है, जनरली प्रेजेंट होती है। तो ये था बैक्टीरिया से रिलेटेड, ठीक है। और अभी ये नॉर्मल बैक्टीरिया की बात हो रही थी, अब आते हैं साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, एक्चुअली ये बैक्टीरिया हैं, एल्गी नहीं होती हैं। अब आपकी ना कभी कभी मन में ये आता है कि साइनोबैक्टीरिया तो एल्गी होता है, लेकिन वो एक्चुअल में क्या है, वो बैक्टीरिया ही होती हैं, वो एल्गी नहीं होती, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया को कॉमनली ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं। साइनोबैक्टीरिया के बारे में जान लेते हैं। साइनो CYA, स्पेलिंग भी गलत हो जाती है बहुत बार। साइनो CYANO, बैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया के बारे में आप क्या जानते हैं। साइनोबैक्टीरिया को आप मेनली आप बहुत बार ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जान लेते हैं। ब्लू ग्रीन, आप कहते हो कि ये तो आपका ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, ठीक है, लेकिन आपको इसको एल्गी नहीं समझना, ठीक है। ये ब्लू ग्रीन है लेकिन ये एल्गी नहीं है, ये आपका बैक्टीरिया है एक्चुअल में। साइनोबैक्टीरिया क्या है आपका, एक्चुअल में ये बैक्टीरिया है, ये एल्गी नहीं होता है, लेकिन लोग इसको जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं, तो इसीलिए सोच लेते हैं कि ये एल्गी का पार्ट है, एल्गी है, ये एल्गी का टाइप है, लेकिन नहीं, ये आपका बैक्टीरिया ही होता है। ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, इट हेल्प्स, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया इट कैन डू फोटोसिंथेसिस
यही इसकी क्वालिटी है जिसकी वजह से इसको जाना जाता है, सिंथेसिस। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया के एग्जांपल्स बताती हूँ मैं आपको, एग्जांपल्स। लाइकिन बनता है ना, आपको पता है लाइकिन कैसे बनता है? उसमें आपका फंगी और जब ये साइनोबैक्टीरिया दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं, ठीक है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं कि ये उसको हेल्प करता है, वो इसको हेल्प करता है, तब बनता है आपका लाइकिन। लेकिन चलो इसके एग्जांपल देख लेते हैं, साइनोबैक्टीरिया के एग्जांपल्स क्या हैं। जैसे नोस्टोक है, आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है ये। नोस्टोक क्या है? ये आपका साइनोबैक्टीरिया है। ये आपका बैक्टीरिया होते हैं, ना कि एल्गी, ठीक है। इसके अलावा एनाबीना, एनाबीना ये भी आपकी जो है एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है एग्जाम्पल। इन एग्जाम्पल्स को याद रख लेना, ये आपके क्या है? साइनोबैक्टीरिया होते हैं। ये आपके साइनोबैक्टीरिया हैं, ठीक है। ये आपके नोस्टॉक एंड एनाबीना जो है ये आपके साइनोबैक्टीरिया है। ये एल्गी नहीं होते, दे आर नॉट एल्गी, ठीक है। ये एल्गी नहीं होती, दे आर नॉट एल्गी, बट आर साइनोबैक्टीरिया। ये एल्गी नहीं होती बल्कि ये साइन आपके बैक्टीरिया होते हैं, बट आर साइनोबैक्टीरिया, आर सॉरी 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 एक सेकेंड, they are not algae but they are bacteria। आई होप आपको समझ आ गया होगा। साइनोबैक्टीरिया के बारे में जान चुके हैं हम। साइनोबैक्टीरिया को कॉमन नेम इसका ब्लू ग्रीन एल्गी होता है। इट कैन डू फोटोसिंथेसिस की कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि फोटोसिंथेसिस कर सकता है। इसके एग्जांपल है नोस्टॉक एंड एनाबीना, और ये साइनोबैक्टीरिया के अंदर आते हैं। ये आपके एल्गी नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा, ये आपके बैक्टीरियाज होते हैं। तो हमने इतना पढ़ लिया। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। जैसे आपकी नाइट्रोजन फिक्सेशन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? अब आपसे पूछ लिया जाए नाइट्रोजन फिक्सेशन, यहाँ से पेपर में यही पूछा जाता है, नाइट्रोजन। इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो मैं आपकी एग्ज़ाम रिलेटेड जो प्रिपरेशन करा रही हूँ तो वो मैं फोकस करके चल रही हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन किस तरह से कहाँ से बन सकते हैं, वो मेरे माइंड में है। तो मैं वो आपको सारे डाउट आपके क्लियर कराते हुए चलूँगी। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? इसमें ना एक तरह से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को आप चेंज कर देते हो और उसको फिर ऑर्गेनिजम्स जो है यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसकी फॉर्म को चेंज कर देते हो। जो आपकी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसको आप उसकी फॉर्म को चेंज कर देते हो। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन की आप डेफिनेशन लिख सकते हो। नाइट्रोजन फिक्सेशन is a conversion of atmospheric nitrogen into a form that, एक ऐसी फॉर्म में that can be utilized, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, utilized by the organisms, जिसको और ऑर्गेनिजम्स जो हैं यूज़ करते हैं। नाइट्रोजन को, जो आपका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है या एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट नाइट्रोजन है उसको यूजेबल बनाने की जो प्रोसेस होती है उसको बोला जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। और कुछ साइनोबैक्टीरिया ही नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। दिस प्रोसेस इज डन बाय generally done by the साइनो बोल देते हैं वैसे, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है आपकी जनरली साइनोबैक्टीरिया से की जाती है, साइनोबैक्टीरिया करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया क्या होते हैं? अनयूजुअल एनवायरनमेंट में ये आपको सर्वाइव करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि आपका कोई अगर एक्सट्रीम सोल्टी एरियाज़ में है, देख लेते हैं इसके बारे में भी। आर्कीबैक्टीरिया तो आर्कीबैक्टीरिया क्या होते हैं? ये आपके इस तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो मेनली आपको ऐसे अनयूजुअल से सिचुएशंस में भी देखने को मिलेंगे, जैसे ज़्यादा एक्सट्रीम सोल्टी एरियाज़ हैं, ठीक है। आर द बैक्टीरिया who can survive in unusual
usual environments. Example, extreme salty एरियाज़, एक्सट्रीम सोल्टी एरियाज़ में देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। इसके अलावा हॉट स्प्रिंग्स ये आपकी एनसीईआरटी में दी हुई हैं चीज़ें, आप देख सकते हो हॉट स्प्रिंग्स में। इसके अलावा मार्शी एरियाज़ होते हैं उनके अंदर भी आपको ये आर्कीबैक्टीरिया देखने को मिल सकते हैं। और इसका एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल जो आप पढ़ते भी हो मोस्टली। एग्जाम्पल बताती हूँ आपको, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल कौन है आपका, जो मिथेनोजेंस होते हैं। मिथेनोजेंस क्या होते हैं, वो आपके आर्कीबैक्टीरिया के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज़ में देखने को मिलेंगे, हॉट स्प्रिंग में देखने को मिलेंगे, मार्शी एरियाज़ में देखने को मिलेंगे। और जो मिथेनोजेंस होते हैं वो मीथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस मीथेन गैस, ठीक है। ये मीथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। और ये जैसे कैटल के जो रूमेन में भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। दीज आर प्रेजेंट इन रूमेन ऑफ कैटल लिख सकते हैं कैटल, ठीक है। दीज आर मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द रूमेन ऑफ द कैटल, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आर्कीबैक्टीरिया का मिथेनोजन, और मिथेनोजन जो मीथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं कैटल के रूमेन में। आई होप आपको क्लियर हो चुका है आर्कीबैक्टीरिया के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। और ये आपकी बुक्स में जो है ना मेंशन है, आप अपनी बुक को देख सकते हो, एनसीईआरटी की बुक खोल कर देखिएगा, उनमें ये चीज़ें बताई हुई होंगी आपको, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने भी वहीं से पढ़ी हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक आपका जो है फर्स्ट मोनेरा जो किंगडम है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। मोनेरा जो किंगडम है वो यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है। अब हम आते हैं प्रोटिस्टा की तरफ। प्रोटिस्टा के बारे में देखेंगे, प्रोटिस्टा क्या है। प्रोटिस्टा में मेनली यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जैसे वो प्रोकैरियोटिक थे, ये आपके यूकैरियोटिक हैं, इनमें जो है ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटिस्टा क्या है आपका। प्रोटिस्टा वैसे ये यूनिसेलुलर होता है, यानी कि एक ही सेल का बना हुआ ऑर्गेनिज्म होता है, एक ही सेल का बना होता है। अब प्रोटिस्टा आर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये आपके यूनिसेलुलर होते हैं और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। और अगर इसकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की बात करें, जैसे यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये यूकैरियोटिक सेल के बने होते हैं। अब बात आती है यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं। यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल्स आपको पता होना चाहिए, यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं। यूकैरियोटिक सेल्स आर द सेल्स having a well defined न्यूक्लियस, और एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और इसके एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है। न्यूक्लियस सराउंडेड बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये होता है आपका प्रोटिस्टा में बात हो रही है यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं प्रोटिस्टा आपके। और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो है यूकैरियोटिक सेल्स के बने होते हैं, यानी एक ही सेल के बने होते हैं। अब यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं, तो ऐसी सेल्स जिनका कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और ये आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड भी होते हैं, तो इनको बोला जाता है यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। आई होप आपको प्रोटिस्टा की डेफिनेशन जो समझ आ गई होगी। प्रोटिस्टा क्या होते हैं सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ तो जिन सेल्स में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उन्हें हम यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं, ठीक है। इसको ब्रैकेट में लिख सकते हो। ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट, तो इनके अंदर जो है ट्रू न्यूक्लियस जो है प्रेजेंट होता है। इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं तो एग्जांपल्स क्या है प्रोटिस्टा के। एग्जांपल्स प्रोटिस्टा के एग्जांपल्स क्या हैं।
जैसे अमीबा हो गया, अमीबा है एग्जाम्पल इसका। पैरामीशियम है, इनमें ये यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। पैरामीशियम हो गया। इसके अलावा यूग्लिना भी आपका यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है, या यूकैरियोटिक आप कह सकते हो, उनके अंदर सेल्स का बना होता है, ठीक है। इसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आप बहुत बार भूल जाते हो, डायटम्स। जो डायटम्स होते हैं वो भी आपके जो है प्रोटिस्टा का पार्ट है, वो प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल होते हैं डायटम्स। किसके एग्जाम्पल होते हैं? प्रोटिस्टा के डायटम्स, ये आपके प्रोटिस्टा के ही पार्ट होते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी हमने प्रोटिस्टा में देख लिया, प्रोटिस्टा में क्या क्या है। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स के बने होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स आर द सेल्स हैविंग ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इनके पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, सराउंडेड बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। न्यूक्लियस के मतलब दैट मीन कि इनके पास एक ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ट्रू न्यूक्लियस वही होता है जो क्या है, वेल डिफाइंड हो और एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ हो, ठीक है, सराउंडेड हो, तो उसी को बोला जाता है। एग्जाम्पल है जैसे अमीबा होता है, अमीबा में भी जो है आपका ये भी आपका एक यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। पैरामीशियम भी आपका यूनिसेलुलर है और यूकैरियोटिक है। यूग्लिना भी आपका जो यूनिसेलुलर है और आपका यूकैरियोटिक है, और इसी तरह से डायटम्स में आपका यूनिसेलुलर है और यूकैरियोटिक है। अब बात करते हैं हम अमीबा की नेक्स्ट। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। थोड़ा हम अमीबा के बारे में जानेंगे, थोड़ा हम पैरामीशियम के बारे में जानेंगे, थोड़ा यूग्लिना और डायटम्स के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अमीबा के बारे में हमें क्या पता है। अमीबा क्या होता है? अमीबा हमने जान लिया है। अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इज ए यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये आपका यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है और ये मूवमेंट और फूड कैप्चर करने के लिए अपने सूडोपोडिया को बनाता है। अब आपने अमीबा का स्ट्रक्चर देखा, इस तरह से होता है। अमीबा इस तरह का होता है, ये यूनिसेलुलर हो गया, एक ही सेल का बना होगा। इसमें आपका यूकैरियोटिक होता है, यानी कि वेल डिफाइंड इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। ये इसका न्यूक्लियस है, ये वेल डिफाइंड है ना, ये न्यूक्लियस है। ये साइटोप्लाज्म होता है इसके अंदर, ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है, सेल का प्लाज्मा पार्ट, ठीक है। तो ये आपका ये अमीबा है। अब अमीबा में सूडोपोडिया होते हैं जो उसको मूवमेंट में हेल्प करते हैं। सूडोपोडिया किसको कहेंगे? सूडोपोडिया मूवमेंट में भी और फूड को एनगल्फ करने में भी हेल्प करती है। ये दो चीज़ें जो आपको दिख रही है ना, ऊपरी हुई ये आकृति जो दिख रही है आपको, ये है आपका इसका सूडोपोडिया। सूडोपोडिया की स्पेलिंग क्या है? PSEUDO पोडिया, PODIA, ये है सूडोपोडिया। अब ये सूडोपोडिया जो होता है ये इस अमीबा को हेल्प करता है, help the amoeba to engulf food, help amoeba to engulf food and in मूवमेंट करने में भी, ठीक है, मूवमेंट करने में भी जो है यही हेल्प करता है अमीबा को। जो सूडोपोडिया होता है यही हेल्प करता है। सूडो का मतलब होता है फॉल्स, पोडिया मतलब फीट, यानी कि फॉल्स फीट होते हैं। सूडो का मतलब क्या होता है आपका? सूडो का मतलब होता है फॉल्स, यहीं पर लिख देती हूँ फॉल्स। और पोडिया का मतलब क्या होता है? फीट, यानी कि इसके अंदर छोटे पैर होते हैं, छोटे पैर, जिससे खाता भी है और मूवमेंट भी करता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा अच्छे से कि अमीबा में मूवमेंट कैसे होती है और अमीबा किस तरह से सर्वाइव करता है। ये अपने सूडोपोडिया को हेल्प करते हैं, लेते हैं, सूडोपोडिया की हेल्प लेते हैं मूवमेंट करने में और फूड को कैप्चर करने में, ठीक है। तो फूड को एनगल्फ करने में और मूवमेंट में जो है अमीबा अपनी सूडोपोडिया की हेल्प लेता है। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर मैं बात करूं कि अगर हमें सूडोपोडिया की जो है डेफिनेशन देखनी है, तो सूडोपोडिया की डेफिनेशन क्या होगी? ये टेम्परेरी साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनका मूवमेंट और फीडिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो सूडोपोडिया अगर यहीं पे लिखना चाहूँ, सूडोपोडिया PSEUDOPODIA, तो क्या है आपके टेम्परेरी साइटोप्लाज्मिक, क्योंकि साइटोप्लाज्मा का यूज़ होके बन रही है ना ये प्लाज्मिक प्रोजेक्शंस, और फंक्शन मैंने यहाँ लिख ही दिए हैं कि फूड को कैप्चर करने में और मूवमेंट करने में हेल्पफुल होते हैं। तो ये है सूडोपोडिया टेम्परेरी, ये आपके साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस होते हैं अमीबा में, विच हेल्प्स द अमीबा इन एनगल्फिंग द फूड एंड
इन मूवमेंट, ठीक है। तो ये थी सूडोपोडिया। सूडोपोडिया का मीनिंग क्या होता है? फॉल्स फिट, झूठे पैर। तो ये अमीबा के झूठे पैर होते हैं। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब हम सेकंड जो इसका एग्जांपल है वो डिस्कस कर लेते हैं, पैरामीशियम को, ठीक है। पैरामीशियम को डिस्कस कर लेते हैं। प्रोटिस्टा का पार्ट है भाई, ये याद रखना। प्रोटिस्टा जो आपका सेकंड किंगडम है उसका पार्ट है ये आपका, ठीक है। तो अमीबा देख लिया हमने, प्रोटिस्टा का पार्ट है। अब आते हैं हम पैरामीशियम के ऊपर। पैरामीशियम को डिस्कस करते हैं। पैरामीशियम क्या है? पैरामीशियम, आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। पैरामीशियम क्या है? पैरामीशियम ये भी एक ऑर्गेनिज्म है, सभी जानते हैं। पैरामीशियम जो है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, इज ए यूनिसेल्युलर, यूनिसेल्युलर के साथ साथ यूकैरियोटिक, भूलना नहीं है, कैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि ये प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिज्म होता है। अब इसमें जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं, जैसे उसमें सूडोपोडिया था, इसमें क्या हेल्प करते हैं? इसमें आपके सीलिया होते हैं। सीलिया हेल्प्स इन मूवमेंट इन पैरामीशियम। तो सीलिया हेल्प करते हैं इनकी मूवमेंट में, पैरामीशियम में, ठीक है। और सीलिया क्या होते हैं? अगर इसकी डेफिनेशन समझे कि सीलिया होते क्या है, इसकी डेफिनेशन अगर आपको बतानी हो तो क्या लिखेंगे आप सीलिया के बारे में? सीलिया के बारे में लिखेंगे आप, सीलिया आर शॉर्ट, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं, शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स that help in movement। आप अपनी एनसीईआरटी की बुक देखना, उसमें पैरामीशियम का डायग्राम भी बना हुआ दिखाई देगा आपको, ठीक है। पैरामीशियम का डायग्राम भी आपको दिखाई देगा, तो उसको देख लेना। वैसे मोस्टली ना थोड़ा चप्पल टाइप का शेप होता है इसका, ऐसा होता है, देखो। थोड़ा इस तरह का होता है, ये शेप होती है। एक सेकेंड, ये होता है पैरामीशियम इस तरह का, ठीक है। ये शेप होती है पैरामीशियम की, जनरली यही होती है शेप इनकी। और अब जैसे यूकैरियोटिक है तो दैट मीन इसके अंदर न्यूक्लियस भी होता है, ठीक है। ये जैसे इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, कलर हम चेंज कर सकते हैं भाई, ये इसके अंदर जैसे न्यूक्लियस है ये इसका, ठीक है। और इसमें और बॉडीज़ भी होती हैं प्रेजेंट, इसको डिटेल में हम आगे पैरामीशियम की एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें मैं आपको डिटेल में समझा दूंगी, ठीक है। और इसमें स्टार लाइक कुछ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे, जैसे आप देखोगे ना अपनी बुक में, तो ऐसे ऐसे कुछ बनी होती हैं इसमें। ये इस तरह का दिखेगा आपको, आप एनसीईआरटी की बुक उठाकर देखो अपनी, इस तरह का दिखेगा आपको पैरामीशियम, ठीक है। तो ये क्या है आपका? यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है आपका पैरामीशियम। यूनिसेल्युलर होता है, यूकैरियोटिक होता है। तो अभी इस टाइम पर जो है हमें इतना ही पढ़ना है, क्योंकि हम प्रोटिस्टा को स्टडी कर रहे हैं। प्रोटिस्टा के अंदर क्या क्या आते हैं वो हम स्टडी कर रहे हैं। तो प्रोटिस्टा के अंदर आपका एक जो है यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आता है पैरामीशियम, उसको हमने देख लिया यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा, और इसमें क्या सीलिया प्रेजेंट होते हैं। देखो ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, देखो ये होते हैं सीलिया। एक सेकेंड, इसकी बॉडी पर प्रेजेंट होंगे चारों तरफ, जो इसकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। मैं बना देती हूँ, ये है सीलिया, दीज आर द सीलिया, ठीक है। ये बॉडी पर चारों तरफ प्रेजेंट है इसकी पैरामीशियम की, और ये इसको हेल्प करते हैं मूवमेंट में, पैरामीशियम की मूवमेंट में ये सीलिया ही हेल्प करते हैं, ठीक है भाई। तो इस तरह की होती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं इसकी पूरी बॉडी पर, जिसको हम सीलिया बोल देते हैं, सीलिया बोलते हैं, सीलिया ही नाम इनका, ठीक है।
तो ये है सीलिया। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। पैरामीशियम का स्ट्रक्चर हमने देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे यूग्लिना के बारे में। यूग्लिना क्या है? तो यूग्लिना भी आपका एक इंटरेस्टिंग जो है ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। और ये भी जो है आपका ये भी आपका यूनिसेल्युलर और यूकैरियोटिक होता है, ठीक है। इसमें प्लांट लाइक और एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों देखने को मिलता है यूग्लिना के अंदर। यूग्लिना EUGLENA, यूग्लिना के अंदर दोनों ही तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं, प्लांट एंड एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। लाइट की प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। यूग्लिना कैन डू फोटोसिंथेसिस, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है सिंथेसिस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो लाइट की प्रेजेंस में ये जो है फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और इंटरेस्टिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। प्लांट लाइक एंड एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो दे शो बोथ प्लांट लाइक एंड एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी प्लांट लाइक और एनिमल लाइक क्यों बोला है? क्योंकि देखो प्लांट लाइक जैसे फोटोसिंथेसिस कर सकता है तो ये प्लांट लाइक है, क्योंकि मोस्टली आपके प्लांट्स ही फोटोसिंथेसिस करते हैं ना। और एनिमल लाइक क्योंकि ये आपके ऑर्गेनिजम्स के अंदर आते हैं, प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं ये आपके, ठीक है। और जो है इसलिए यूग्लिना को जो है स्टडी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। आप अपना इसको स्टडी करना ही पड़ेगा आपको। आपके NCERT की बुक उठा लेना एक बार आप यूग्लिना के बारे में, अगर आपको इससे ज़्यादा नॉलेज अगर वहाँ पर दे रखी है, एक बार यूग्लिना को पढ़ लेना भाई, ठीक है। चलो इसको भी इतना ही रखते हैं, इसको डिटेल में पढ़ लेंगे यूग्लिना के बारे में। अभी डायटम्स के बारे में देख लेते हैं। डायटम्स क्या है? तो डायटम्स भी आपके यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, क्योंकि ये आपके आते हैं आपके प्रोटिस्टा के अंदर। तो डायटम्स क्या है? डायटम्स, इसके बारे में भी ज़्यादा हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। अभी मेनली जान लेते हैं कि ये आपका प्रोटिस्टा का ही एक पार्ट है। प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं ये आपके, और ये यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, ये आपके यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है उनमें सिलिका प्रेजेंट होता है। सिलिका इज प्रेजेंट इन देयर सेल वॉल। इनकी सेल वॉल के अंदर जो है सिलिका प्रेजेंट होता है। ये इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको भूलना नहीं है बिल्कुल भी। डायटम्स की जो डेड रिमेन्स होती हैं, जो भी रिमेन्स वाटर बॉडीज़ के बॉटम में एक्यूमुलेट कर सकती हैं, ठीक है। देयर डेड रिमेन्स, या फिर हाँ ऐसे ही कर सकते हैं, देयर डेड रिमेन्स, इनके जो है जब ये मर जाते हैं तो इनके जो डेड रिमेन्स होते हैं कैन एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ये एक्यूमुलेट एट द बॉटम, देखोगे आप वाटर में बॉटम पर होते हैं डायटम्स, बॉटम ऑफ द वाटर बॉडीज़ के क्या है, बॉटम में ये एक्यूमुलेट कर जाते हैं। तो ये था डायटम्स। अभी तक हमने जो है फर्स्ट किंगडम एंड सेकंड किंगडम जो हमने देख लिया है, ठीक है। तो हमने बैक्टीरिया देख लिया है और हमने प्रोटिस्टा देख लिया है। हम अभी तक क्या पढ़ चुके हैं? बैक्टीरिया एंड प्रोटिस्टा, ये डन हो गया। अभी जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम फंगी के बाद जो है हमारा प्लांटी और एनिमली रह जाता है, ठीक है। तो चलो एक बार ना जल्दी हम एक बार इसको भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद इस वीडियो को इतना ही रखेंगे। तो हम 3 किंगडम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, 2 को छोड़ देते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, ठीक है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से। तो थर्ड जो आपका किंगडम है वो है आपका किंगडम फंगी। अब देखो किंगडम फंगी में क्या है। फंगी आपको सभी को पता है फंगी क्या है, कोई फंजाई भी बोलता है इसको, ठीक है। तो समझ लेना कि उसकी बात हो रही है। इसके एग्जाम्पल देखो पहले, फंगी क्या है ये एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है इसके? जैसे यीस्ट हो गया, ठीक है। मशरूम देखा होगा, ये मशरूम जो आप खाते हो ना खाने में, कुछ लोग खाते हैं, तो ये भी आपका क्या है, फंगी है। और इसके अलावा एक कॉमन एग्जाम्पल जैसे ब्रेड होता है, जो आप ब्रेड खाते हो घरों में, जो ब्रेड यूज़ होता है, ब्रेड मोल्ड,
जो ब्रेड मोल्ड होता है ना, ब्रेड के ऊपर देखोगे आप, तो ये आपका क्या है, ये भी आपका फंगी का एग्जाम्पल होता है। और फंगी जनरली क्या होते हैं, फंगी जनरली आपके यूकैरियोटिक होते हैं। इसके फीचर बताती हूँ। कैरियोटिक, यूकैरियोटिक होते हैं, यानी कि इनमें ट्रिन्यूक्लियस देखने को मिलता है। प्लस ये आपके हिट्रोट्रॉफिक होते हैं, अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने भोजन के लिए। हिट्रोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि इनको अपने न्यूट्रिशन किसी और ऑर्गेनिज्म से लेना पड़ता है। हेटरोट्रॉफिक होते हैं। और मोस्टली ये आपके क्या होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं। मोस्टली और मल्टी सेल्यूलर ये मोस्टली आपके मल्टी सेल्यूलर होते हैं। ठीक है, फंगी की बात हो रही है। तो अगर हेटरोट्रॉफिक क्या होता है आपको पता है, यूकैरियोटिक आपको पता लग गया, जो आपके ट्रिन्यूक्लियस होते हैं जिनके अंदर ऐसे, ठीक है। मोस्टली मल्टी सेल्यूलर, आप यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर जैसे एक सेल के बने होते हैं, मल्टी सेल्यूलर एक से ज़्यादा सेल के बने होते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी समझ आ गया कि मल्टी सेल्यूलर होते हैं जनरली मोस्टली। अब हेटरोट्रॉफिक क्या होते हैं, हेटरोट्रॉफिक आपको पता है हेटरोट्रॉफिक क्या होते हैं, एक होता है होमो, एक होता है हिट्रो। ठीक है, हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना भोजन खुद से नहीं बना सकते और अपने भोजन के लिए दूसरे सोर्सेज के ऊपर डिपेंड होते हैं, दूसरे जीव जंतुओं के ऊपर या और चीज़ों के ऊपर डिपेंड होते हैं, उनको बोला जाता है हेटरोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक की अगर डेफिनेशन की बात करें, हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स किन्हें कहते हैं आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बनती है हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स की। तो हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स आप किसको कहोगे, इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, तो देख लेते हैं। हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स आर द ऑर्गेनिजम्स that cannot prepare their own food, जो अपना खुद का भोजन खुद से नहीं बना सकते हैं, and obtain nutrition from other sources, दूसरे सोर्सेज से जो है ये अपना भोजन लेते हैं। तो इस तरह के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो होते हैं हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, जो अपना भोजन खुद से नहीं बना सकते, यानी कि वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं और अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने फूड के लिए वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, दूसरे सोर्सेज के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो फंगी जो है अपना फूड कभी भी खुद से नहीं बनाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और इसी वजह से एक आपने कभी सुना होगा लाइकेन्स के बारे में, लाइकेन्स आगे भी पढ़ेंगे लाइकेन्स के बारे में। तो लाइकेन्स क्या होता है, ये क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है फंगी के बीच में। और आपके फंगी क्या देता है, ये आपको न्यूट्रिशन देता है, सॉरी ये फंगी, एक सेकेंड, बैक्टीरिया और फंगी के बीच में होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सिम्बायोटिक, क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, शिप बिटवीन बैक्टीरिया एंड फंगी, वही होता है ना, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से बनता है आपका लाइकेन। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि जो फंगी होता है वो आपका हेटरोट्रॉफिक होता है। अगर ये हेटरोट्रॉफिक नहीं होता तो ये खुद से अपना भोजन बना लेता और इसको लाइकेन बनाने की जरूरत नहीं होती। तो ये मोस्टली आपको जो है मोस्टली ये आपको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में देखने को मिलता है। इसके एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए हैं आपको, जैसे ब्रेड मोल्ड होता है, यीस्ट होता है, मशरूम होता है, ये सभी आपके जो है फंगी के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। अब हम बात करते हैं फंगी की ही थोड़ी और डिटेल में बात कर लेते हैं। फंगी की जो सेल वॉल होती है वो आपकी सेलुलोज और काइटिन की बनी होती है। प्लांट सेल में जैसे आपको सेलुलोज की होती है, ऐसे ही फंगी के अंदर ये काइटिन की होती है। इसके अंदर ये सेलुलोज की नहीं होती। ठीक है, फंगी की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की नहीं बल्कि काइटिन की बनी होती है। ठीक है, और फंगल सेल वॉल जो है मेनली आपकी काइटिन की बनी होती है, याद रखना। सेल वॉल इज ऑफ काइटिन की बनी होती है। इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। जो सेल वॉल होती है आपकी फंगी की वो आपकी काइटिन की बनी होती है। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। काइटिन के बारे में पता होना चाहिए, या फिर जो आपकी फंगी की सेल वॉल आपसे पूछ ली जाएगी किस चीज़ की बनी होती है। और एग्जाम्पल जो ऑप्शन है उसमें सेलुलोज दे दिया जाएगा और काइटिन दे दिया जाएगा, और दो एग्जाम्पल्स और दे दिए जाएंगे। तो आपको चूज़ करना होगा काइटिन, क्योंकि फंगी की जो सेल वॉल है वो भी काइटिन की बनी होती है। आई होप आपको अभी तक जो भी हमने किया है यहाँ पे ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देख लेते हैं। जैसे सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जैसे हमने अभी हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देखा है, हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म के बारे में जाना है, ऐसे ही सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, पता होना चाहिए आपको ना।
सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। वैसे तो छोटी क्लासेस में स्टार्ट हो जाता है आपका ये डेफिनेशंस वगैरह, छोटी क्लासेस में 7th 8th में आपको अच्छे से पता लग जाती हैं, डेफिनेशंस आ जाती हैं। सैप्रोफाइटिक जो है या सैप्रोट्रॉफिक भी बोल देते हैं। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन जो होता है इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। तो इसमें जो है डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से ऑर्गेनिज्म अपना फूड लेता है, यानी कि मरे हुए जीव जंतुओं से अपना भोजन बनाता है। तो इसकी डेफिनेशन में आप लिख सकते हो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन is a mode of nutrition in which organisms obtain nutrition from dead, या तो मर चुके हैं या फिर गली सड़ी चीज़ें, एंड डिकेइंग जो गल सड़ रही हैं, ठीक है, गली सड़ी चीज़ें जैसे घर का कूड़ा कचरा आप निकालते हो ना किचन का, तो वो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है, ऑर्गेनिक मैटर। तो ये डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड लेते हैं या न्यूट्रिशन लेते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं आपके सैप्रोफाइटिक या सैप्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ट्रॉफिक का मतलब न्यूट्रिशन होता है, सैप्रो मतलब डेड और डिकेइंग, ठीक है। एग्जाम्पल्स भी आपको मैं इसका बता देती हूँ। जैसे एग्जाम्पल क्या होगा सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का, जो ग्रोविंग मोल्ड होता है, ग्रोविंग मोल्ड होता है, MOULD मोल्ड ऑन ब्रेड के ऊपर जो होता है, ये होता है आपका सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन वाला, ठीक है। और इसी को फंगी का भी तो एग्जांपल है ना ये मोल्ड, ब्रेड मोल्ड, तो ये यही है क्योंकि जो आपके फंगी होते हैं इनमें जो न्यूट्रिशन देखने को मिलता है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अभी तक हमने 2-3 किंगडम पढ़ लिए हैं। हमने फर्स्ट किंगडम पढ़ लिया है बैक्टीरिया में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, बैक्टीरिया। सेकेंड हमने पढ़ लिया प्रोटिस्टा, और थर्ड हम कर चुके हैं फंगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो, इस वीडियो को हम इतने रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के जो हमारे 2 जो बच गए हैं उन किंगडम को डिस्कस कर लेंगे, प्लांटी एंड एनिमेलिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, मेरे एफर्ट्स अगर आपको अच्छे लगे और अगर ये आपके लिए हेल्पफुल है, और या तो आप 11th क्लास के बच्चे हैं या फिर आप टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें जिसमें CTET, HTET, जो आपके UP TET है या रीट का एग्ज़ाम है या आपके KVS NVS का एग्ज़ाम है या हरियाणा में टीचिंग का एग्ज़ाम है, तो कोई भी टीचिंग का एग्ज़ाम है तो आपकी प्रिपरेशन यहाँ पे होने वाली है। क्लास 11th और 12th का मैं जो सारा कंटेंट कवर कराने के बाद MCQs भी लेकर आएंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे इसी चैनल पर, ठीक है। तो बने रहना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये जो वीडियोज़ हैं ये प्रिपरेशन के लिए ही है, प्रिपरेशन जर्नी टीचिंग की, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी। मैं सारा सिलेबस यहाँ पे कवर कराऊंगी इस चैनल पर। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और मैं आप सभी के साथ हूँ। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड के साथ इसको जरूर शेयर करना, और कमेंट में जरूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या चाहिए। चैप्टर 2 के 50 इंपॉर्टेंट MCQs में पहले ले आऊँ, ठीक है। NCERT आप चाहते हैं कि NCERT की बुक को आगे रखकर और उसमें से हमें पढ़ना है, लाइन टू लाइन पढ़ना है, तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको अभी तक मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया, इन सभी के बारे में अच्छे से पता लग चुका होगा। इसके अलावा भी हमारे पास 2-3 चीज़ें और हैं, जैसे वायरसेस हैं, वायरॉइड्स हैं और लाइकेंस हैं, तो उनके कंसेप्ट को भी मैं आगे इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, तो वो कंप्लीट हो जाएगा। मैं कोशिश करूँगी कि 2 वीडियोज़ बनाकर ही 2 वीडियोज़ में ही इस चैप्टर को हम जो है कंप्लीट कर लें। तो बने रहना इस वीडियो में मेरे साथ, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।